लोगों ने सुरैया को घेरना शुरू कर दिया। सुरैया लोगों के बीच घिर गईं, पूरी तरह से फंस गईं। लोगों ने सुरैया के कपड़े खींचना शुरू कर दिया। सुरैया के कपड़े खिंच खिंच कर फटने लगे। तब मजबूरी में, यूं तो किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में बयां कर देना मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस, बॉलीवुड की लास्ट सिंगिंग सुपरस्टार कही जाने वाली सुरैया की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। सुरैया का इंट्रोडक्शन अगर चंद लाइनों में देना चाहूँ तो वो ये है। सुरैया यानी कि बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिनके साथ इस हिंदी सिनेमा के दर्शकों ने वो सलूक किया जो ना उनके पहले किसी एक्ट्रेस के साथ किया था और जो ना उनके बाद आज तक किसी एक्ट्रेस के साथ किया है। जब सरेआम लोगों की भीड़ ने खींच खींच कर सुरैया के कपड़े उतारना शुरू कर दिया था। क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब आपको वीडियो में मालूम चलेगा। सुरैया यानी कि बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिनके दीवाने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो तक थे। सुरैया यानी कि बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिनकी जिंदगी बॉलीवुड के लेडी किलर देवानंद ने खराब कर दी, बर्बाद कर दी। कैसे, क्यों, ये सब आपको वीडियो में मालूम चलेगा। 15 जून सन 1929 को सुरैया का जन्म होता है लाहौर में, जो आज पाकिस्तान में है। सुरैया का पूरा नाम था सुरैया जमाल शेख। सुरैया के अब्बू का नाम था आजिज जमाल शेख और सुरैया की अम्मी का नाम था मुमताज़ बेगम। जब सुरैया केवल 1 साल की थी तब उनका पूरा परिवार लाहौर से मुंबई शिफ्ट कर गया, मुंबई के कृष्णा महल में रहने के लिए। जल्दी ही उनके परिवार में उनके परिवार के सदस्य की तरह रहने आ गए सुरैया के मामू जान। अब कुल मिलाकर सुरैया के परिवार में 5 लोग हो गए। सुरैया की अम्मी, सुरैया के अब्बू, खुद सुरैया, सुरैया की नानी बादशाह बेगम और सुरैया के मामू जान एम ज़हूर, जो कि बाद में 1930s की बॉलीवुड फिल्मों के बड़े ही मशहूर विलन बने। और कैसे इन्होंने सुरैया की पर्सनल लाइफ में भी विलन का रोल निभाया, ये आपको आगे मालूम चलेगा। सुरैया ने बॉम्बे के फोर्ट डिस्ट्रिक्ट के न्यू गर्ल्स हाई स्कूल, जिसे आज जेबी पेटेट गर्ल्स हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है, वहाँ से की। सुरैया के बचपन के दोस्तों की लिस्ट में राज कपूर और मदन मोहन जैसे नाम शामिल हैं, जिनमें से एक राज कपूर बड़े होकर उनकी फिल्मों में उनके हीरो बने और एक मदन मोहन बड़े होकर उनकी फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर बने। सुरैया जब 6 साल की थी तभी से ऑल इंडिया रेडियो के बच्चों के रेडियो प्रोग्राम एक शो में गाने गाती थी। सुरैया ने अपनी ज़िंदगी की पहली एक्टिंग की थी 12 साल की उम्र में फिल्म मैडम फैशन में, जिसके डायरेक्टर थी नरगिस की माँ जद्दन बाई। सुरैया ने इस फिल्म में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था, लेकिन सुरैया को उनके कैरियर का पहला प्रोमिनेंट रोल मिला उनके मामू जान एम ज़हूर की वजह से। दरअसल 1941 की बात है, सुरैया के स्कूल की छुट्टी थी और सुरैया अपने मामा एम ज़हूर के साथ मुंबई के मोहन स्टूडियो गईं, वहाँ पर फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने के लिए। ताजमहल के डायरेक्टर थे नानू भाई वकील। नानू भाई वकील सुरैया के चार्म और उनकी इनोसेंस से बहुत इम्प्रेस हो गए और नानू भाई वकील ने उसी वक्त सुरैया को अपनी फिल्म ताजमहल का लीड रोल यानी कि मुमताज महल हीरोइन का रोल ऑफर कर दिया। सुरैया ने अपना पहला प्रोमिनेंट रोल निभाया मुमताज महल के तौर पर नानू भाई वकील की फिल्म ताजमहल में। इसी दौरान बॉलीवुड में एक नया म्यूजिक डायरेक्टर बहुत तेज़ी के साथ उभर रहा था, जिसका नाम था नौशाद। नौशाद ही वो म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने पहली बार सुरैया के सिंगिंग टैलेंट को पहचाना। दरअसल नौशाद ने उसी ऑल इंडिया रेडियो के बच्चों के प्रोग्राम वाले शो में सुरैया की आवाज़ सुनी। नौशाद को वो आवाज़ बड़ी अच्छी लगी। नौशाद ने सुरैया को अपनी अगली फिल्म शारदा में शारदा फिल्म की नायिका महबूबा की प्लेबैक सिंगर के तौर पर चुन लिया। जब महबूबा को बात मालूम चली कि फिल्म में उनके लिए प्लेबैक सिंगिंग सुरैया करने वाली हैं, तो उन्हें ज़रा शक था कि पता नहीं सुरैया ये कर पाएंगी या नहीं। मगर जब महबूब ने सुरैया की आवाज़ सुनी तब कहा जाता है कि महबूब अपनी हर फिल्म के म्यूज़िक कंपोज़र से कहती थी कि उनके लिए फिल्म में प्लेबैक सिंगिंग सुरैया ही करें। इस तरीके से सुरैया का एक्टिंग कैरियर भी चल पड़ा और सिंगिंग कैरियर भी चल पड़ा। 1942-43 में सुरैया ने स्टेशन मास्टर, हमारी बात जैसी फिल्मों में काम किया एज एन एक्टर भी और एज अ सिंगर भी।
एज एन एक्टर और एज अ सिंगर बॉलीवुड में सुरैया के बढ़ते हुए कद को देखकर बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन हाउस की ओनर देविका रानी ने सुरैया को 500 रुपए के पर मंथ कॉन्ट्रैक्ट पर 5 साल के लिए साइन कर लिया, जिस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में देविका रानी ने सुरैया की ही रिक्वेस्ट पर रद्द कर दिया जब मुगले आजम बनाने वाले डायरेक्टर के आसिफ ने सुरैया को अपनी फिल्म फूल के लिए 40,000 रुपए का ऑफर दिया। आप खुद सोचिए, 40,000 रुपए का ऑफर, वो भी 1943-1944 में सुरैया को मिल रहे थे। सुरैया ने फिल्म फूल में पृथ्वीराज कपूर की बहन शमा का किरदार निभाया। सन 1945 की बात है, सुरैया एक फिल्म में काम कर रही थी जिसका नाम था सम्राट चंद्रगुप्त। सम्राट चंद्रगुप्त के डायरेक्टर थे जयंत देसाई। सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म में सुरैया एज एन एक्टर भी काम कर रही थी और एज अ सिंगर भी काम कर रही थी। सम्राट चंद्रगुप्त के सेट पर सम्राट चंद्रगुप्त के डायरेक्टर जयंत देसाई से मिलने के लिए आए बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और सिंगर के.एल. सहगल। के.एल. सहगल जब वहाँ पर सुरैया से मिले तो वो भी सुरैया की आवाज़ और उनकी अदा, इन दोनों से ही बहुत इम्प्रेस हो गए। के.एल. सहगल ने वहीं पर जयंत देसाई को एक सलाह दे डाली। दरअसल उन दिनों जयंत देसाई के.एल. सहगल के साथ मिलकर तदबीर नाम की फिल्म पर काम कर रही थे। के.एल. सहगल ने जयंत देसाई को सलाह दी कि वो तदबीर फिल्म में उनके अपोजिट सुरैया को ही कास्ट कर लें एज एन एक्टर और एज अ सिंगर। जयंत देसाई को ये बात जच गई और उन्होंने उसी वक्त अपनी अगली फिल्म तदबीर के लिए सुरैया को के.एल. सहगल के अपोजिट कास्ट कर लिया। तदबीर फिल्म में सुरैया ने के.एल. सहगल के साथ काम किया, एज एन एक्टर भी और एज अ सिंगर भी उनके साथ कुछ डुएट सॉन्ग्स गए। सुरैया और के.एल. सहगल की इस जोड़ी को पर्दे पर खूब पसंद किया गया, साथ ही इन दोनों के गाने भी खूब हिट हुए। तदबीर के बाद सुरैया और के.एल. सहगल ने साथ में 2 फिल्में और की, एक उमर खय्याम, दूसरी परवाना। सौभाग्य से परवाना के.एल. सहगल की आखिरी फिल्म बन गई, क्योंकि परवाना के रिलीज होने से पहले ही के.एल. सहगल की मौत हो गई। परवाना सुरैया के कैरियर में एक बहुत बड़ा कल्ट लेकर आई। परवाना के पहले भी सुरैया के गाने पसंद किए जाते थे, मगर परवाना में उन्होंने जो 4 सोलो सॉन्ग्स गाए, उन 4 सोलो सॉन्ग्स ने पैन इंडिया इतनी पॉपुलैरिटी गेन करी कि वही हाल हो गया जो उस वक्त के बहुत सारे फिल्मी पत्रकार बताते हैं कि उस वक्त हिंदुस्तान के गली मोहल्लों में जब भी कोई फल वाला फल बेचने आता था तो जोर जोर से फेरी लगाते हुए कहता था, ले लो बाबूजी, तरबूज बड़े मीठे हैं, सुरैया के खेत के हैं। यानी वो तरबूज के मीठेपन की तुलना सुरैया की आवाज़ के मीठेपन से कर रहा है। सुरैया की आवाज़ इतनी मीठी है। सुरैया की पॉपुलैरिटी परवाना के बाद इस कदर बढ़ गई एज अ सिंगर और एज एन एक्ट्रेस भी। परवाना के बाद सुरैया ने अनमोल घड़ी फिल्म में नूर जहां के साथ काम किया, द लेजेंडरी एक्ट्रेस सिंगर नूर जहां। जहां उस वक्त बॉलीवुड में लता मंगेशकर सरीखी न्यू कमर सिंगर्स सुरैया से भय खाती थी, सुरैया से डरती थी, वहीं नूर जहां ही एकमात्र ऐसी सिंगिंग सुपरस्टार थी जिनका कद सुरैया के कद से ऊंचा था। अनमोल घड़ी फिल्म में सुरैया ने नूर जहां के साथ काम किया, एज एन एक्टर भी और एज ए सिंगर भी। ये फिल्म भी खूब पसंद की गई और इस फिल्म के गाने भी खूब पसंद किए गए। साल 1947 आ गया और देश का बंटवारा हो गया। नूर जहां पाकिस्तान चली गई। सुरैया बॉलीवुड की उन मुस्लिम आर्टिस्ट में से एक थी जिन्होंने बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान में रहने की बजाय हिंदुस्तान में रहना बेहतर समझा और इसका फ़ायदा भी उन्हें मिला। नूर जहां के जाने के बाद अब बॉलीवुड में सुरैया की बराबरी करने वाला कोई नहीं बचा था। अब सुरैया बॉलीवुड की एकमात्र जायंट सिंगिंग सुपरस्टार बन चुकी थी। अब ये टाइम था जब सुरैया के कैरियर का गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा था। अनमोल घड़ी के बाद सुरैया ने प्यार की जीत फिल्म में काम किया। प्यार की जीत फिल्म इतनी हिट हुई, इतनी ज़बरदस्त सुपर हिट हुई कि सुरैया के घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इतनी भारी भीड़ कि बॉम्बे पुलिस डिपार्टमेंट को पूरी की पूरी एक पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी लोगों की भीड़ को काबू में करने के लिए। जिस लोगों की भीड़ की मैं बात कर रहा हूँ, इन्हीं लोगों में एक नौजवान भी सुरैया की केवल एक झलक देखने के लिए उस भीड़ में शामिल हुआ था, जो आगे कई सालों बाद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो बना। जुल्फिकार अली भुट्टो सुरैया के बहुत बड़े फैन थे। प्यार की जीत के बाद सुरैया ने बड़ी बहन फिल्म में काम किया। बड़ी बहन फिल्म के दौरान सुरैया के साथ वो घटना घटी जो ना सुरैया के पहले किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ घटी थी, जो ना ही सुरैया के बाद किसी बॉलीवुड एक्टर के साथ आज तक घटी है।
दरअसल बड़ी बहन फिल्म का प्रीमियर था। प्रीमियर के दिन वैसे ही सिनेमाघर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। इतनी भारी भीड़ कि पुलिस फोर्स वहां तैनात थी, मगर पुलिस फोर्स से भीड़ कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। ऐसे में सुरैया वहां पहुंच गई। दरअसल सुरैया अपनी फिल्म का प्रीमियर देखने आई थी। सुरैया को देखते ही भीड़ पागल हो गई। पुलिस वालों को कुचलते कचरते हुए लोगों की वो भीड़ सुरैया की तरफ बढ़ने लगी। लोगों ने सुरैया को घेरना शुरू कर दिया। सुरैया लोगों के बीच घिर गई, पूरी तरह से फंस गई। लोगों ने सुरैया के कपड़े खींचना शुरू कर दिया। सुरैया के कपड़े खिंच खिंच कर फटने लगे। तब मजबूरी में पुलिस को लोगों को तितर बितर करने के लिए उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने लोगों की भीड़ पर लाठीचार्ज किया और सुरैया को बचाया। तभी से सुरैया ने यह कसम खा ली कि अब वो कभी भी अपनी फिल्मों के प्रीमियर पर ऐसे लाइव नहीं जाएंगी। उसके बाद 1949 में सुरैया ने एक फिल्म की दिल्लगी फिल्म भी सुपर डुपर से ऊपर हिट हुई। अब जब सुरैया बॉलीवुड में अपने करियर के एकदम उरूज पर थी, एकदम पीक पर थी, तब उनकी जिंदगी में एंट्री हुई उस शख्स की जिस शख्स की आमद सुरैया की जिंदगी में बर्बादी की शामत लेकर आने वाली थी। देवानंद की एंट्री। देवानंद उस वक्त इंडस्ट्री में नए नए थे, न्यू कमर थे, और सुरैया इंडस्ट्री की बहुत बड़ी सुपरस्टार। इन दोनों ने पहली बार साथ में काम किया फिल्म विद्या में। देवानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा है कि चूंकि वो सुरैया जैसी इतनी बड़ी सुपरस्टार के साथ काम करने जा रहे थे, इसी वजह से वो काफ़ी नर्वस थे। इसी नर्वसनेस की वजह से ही देवानंद शूटिंग के शेड्यूल टाइम से बहुत पहले ही सेट पर पहुंच गए, ताकि सेट पर मौजूद लोगों से सुरैया के बारे में जानकारी हासिल कर सकें और सेट के उस माहौल में थोड़ा सहज हो सकें। अचानक सेट पर सुरैया की एंट्री हुई। देवानंद ने दूर से सुरैया को देखा। सुरैया को देखते ही देवानंद की नर्वसनेस और बढ़ने लगी, मगर देवानंद ने अपनी नर्वसनेस को काउंटर किया अपनी ही बोल्डनेस से। वो देवानंद जो सुरैया को देखते ही और ज़्यादा नर्वस होने लगे थे, वो खुद सामने से सुरैया के पास पहुंच गए। इससे पहले कि सुरैया उनसे कुछ कहें, देवानंद ने खुद सुरैया को अपना इंट्रोडक्शन दिया, और अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद सुरैया से कहा, हर कोई यहाँ मुझे देव बुलाता है, तुम मुझे क्या बुलाना पसंद करोगी। सुरैया को देवानंद का ये अपनेपन वाला अंदाज बहुत अच्छा लगा। इन दोनों की पहली मुलाकात के इस पहले ही पल ने इन दोनों की मोहब्बत की कहानी लिखने की शुरुआत कर दी थी। और इसके बाद तो इस विद्या फिल्म की शूटिंग के दौरान वो दुर्घटना घट गई, जो दुर्घटना इन दोनों की इस प्रेम कहानी की नींव का पत्थर बन गई। दरअसल विद्या फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सीन शूट हो रहा था जिसमें एक नदी थी, नदी में एक नाव थी, नाव में सुरैया बैठी हुई थी। सीन शूट हो रहा था, अचानक नाव पलट गई, सुरैया नदी में गिर गई, नदी में डूबने लगी। सेट पर हंगामा हो गया। देवानंद ने आओ न देखा ताओ बिना किसी से कुछ भी कहे सीधे पानी में कूद पड़ी और सुरैया को अकेले ही तैरते हुए बचा लाए। पूरी यूनिट हैरान रह गई, खुद सुरैया भी हैरान रह गई थी। जब देवानंद सुरैया को लेकर पानी से बाहर निकले तो सुरैया ने धीमे से देवानंद से कहा कि अगर आज तुम ना बचाते तो मैं तो मर ही जाती। इस पर देवानंद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम मर जाती तो मैं ही जी कर क्या करता। बहुत सालों के बाद 70 के दशक में सुरैया ने अपना एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में सुरैया ने बताया था कि यही वो पल था, यही वो गज़र था जब मुझे देव से प्यार हुआ। देवानंद और सुरैया के बीच अब प्यार के फूल खिलने लगे थे। देवानंद सुरैया को प्यार से नोजी बुलाते थे, नोजी, क्योंकि देवानंद का मानना था कि सुरैया की नाक कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, और सुरैया प्यार से देवानंद को स्टीव बुलाती थी, स्टीव। सुरैया का एक फेवरेट नॉवल था, उनकी फेवरेट नॉवल के मेन कैरेक्टर का नाम था स्टीव, इसलिए वो देवानंद को स्टीव बुलाती थी। देवानंद और सुरैया के बीच कुछ चल रहा है, बॉलीवुड को इस बात का एहसास तब हुआ जब बॉलीवुड के मशहूर एक्टर श्याम की शादी में देवानंद और सुरैया एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले देखे गए। धीरे धीरे पूरे बॉलीवुड में देवानंद और सुरैया के प्यार के किस्से गाए जाने लगे। मगर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर प्रेम कहानी में दो प्यार करनों के सिवा एक प्यार का दुश्मन भी ज़रूर होता है। देवानंद और सुरैया की इस प्रेम कहानी में भी उनके प्यार के सिवा एक प्यार का दुश्मन भी मौजूद था, और वो प्यार का दुश्मन कोई और नहीं, खुद सुरैया की नानी बादशाह बेगम थी।
सुरैया की नानी बादशाह बेगम को देवानंद और सुरैया का ये बढ़ता संबंध बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। उनकी आंखों में देवानंद और सुरैया का ये बढ़ता हुआ रिश्ता कांटे की तरह खटक रहा था, कांटे की तरह चुभ रहा था। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सुरैया की शादी देवानंद से हो। इसकी दो वजहें थी। पहली मुख्य और बड़ी वजह धर्म, मजहब। सुरैया की नानी बादशाह बेगम एक कट्टर इस्लामी विचारधारा की महिला थी, जो सुरैया की शादी देवानंद से केवल इसलिए नहीं होने देना चाहती थी क्योंकि देवानंद हिंदू थे और सुरैया मुसलमान। दूसरी एक वजह यह भी कही जाती है कि चूंकि सुरैया ही उनकी पूरी फैमिली में एकमात्र अर्निंग का सोर्स थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि सुरैया की शादी हो जाए। देवानंद और सुरैया की नानी को मनाने की जब सारी कोशिशें बेकार हो गईं, तब सुरैया और देवानंद ने बिना किसी को बताए छुपकर शादी करने का फैसला कर लिया। जीत फिल्म की शूटिंग के दौरान देवानंद और सुरैया ने अपनी को एक्ट्रेस दुर्गा खोटे और कैमरामैन द्वारका दिवेचा की मदद से सारा प्लान बना लिया था, मगर ऐन वक्त पर एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने जलन के मारे सुरैया की नानी को इन्फॉर्म कर दिया। सुरैया की नानी वहाँ पहुँच गई, फिर एक बहुत तगड़ा वाला सीन क्रिएट हुआ। इसका नतीजा ये निकला कि सुरैया की नानी सुरैया को खींचते हुए वहाँ से ले गई। अब सुरैया के परिवार में दो गुट बन चुके थे। एक गुट में अकेले सुरैया की अम्मी खड़ी हुई थी, जिनका मानना था कि अगर सुरैया देवानंद से शादी करना चाहती हैं तो वो देवानंद से शादी कर ली। और दूसरे गुट में सुरैया के अब्बू, सुरैया की नानी और सुरैया के मामा खड़े हुए थे, जो कि सुरैया की देवानंद से शादी के कतई खिलाफ थे। सुरैया अपनी नानी, अपने मामा और अपने अब्बू का बहुत दबाव सह रही थी, मगर देवानंद के साथ अपना रिश्ता तोड़ने को तैयार नहीं थी। सुरैया के मामा के कहने पर सुरैया की नानी ने सुरैया पर देवानंद के साथ किसी भी फिल्म में काम करने पर रोक लगा दी। उन्होंने सुरैया को मना कर दिया कि वो देवानंद के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगी। अब देवानंद और सुरैया एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रही थी। देवानंद के लिए सुरैया के घर कृष्णा महल के दरवाजे तो पहले ही बंद हो चुके थे। शूटिंग के सेट पर सुरैया और देवानंद एक दूसरे से जो थोड़ा मिल लेते थे, एक दूसरे को जो थोड़ा देख लेते थे, अब वो भी नहीं हो पा रहा था। आखिरकार सुरैया अपनी नानी, अपने मामा और अपने अब्बू के सामने झुक गईं। अपनी नानी, अपने मामा और अपने अब्बू की जिद के सामने झुक गईं। सुरैया ने हार मान ली। सुरैया ने अपनी नानी से वादा किया कि वो देवानंद से शादी नहीं करेंगी, वो देवानंद से रिश्ता तोड़ लेंगी, वो देवानंद को अपने दिल से निकाल देंगी, देवानंद को भूल जाएंगी। देवानंद ने सुरैया से बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर सुरैया की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सुरैया से रिश्ता टूटने पर देवानंद को इतना गहरा सदमा पहुंचा था, इतना गहरा सदमा पहुंचा था कि अपने बड़े भाई चेतन आनंद के कंधे पर सर रखकर वो फूट फूट कर रो पड़े थे। तब चेतन आनंद ने उन्हें ढांढस बनाया था, उन्हें समझाया था और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। इधर देवानंद से रिश्ता टूटने के बाद सुरैया बुरी तरह से टूट गई, बिल्कुल टूट गई। सुरैया अब अक्सर दुखी रहने लगी, भीतर से बुझी बुझी रहने लगी, उदास रहने लगी, चुपचाप रहने लगी। सुरैया ने पब्लिक पार्टीज में जाना बंद कर दिया, लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया, फिल्मों के ऑफर्स को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, फिल्मों के ऑफर्स को एक एक करके रिजेक्ट करने लगी, अपने ही घर में, अपने ही कमरे में बंद पड़ी रहने लगी। सुरैया न किसी से कुछ बोलती, न किसी से कुछ कहती, बस न जाने क्या सोचा करती। सुरैया के घर वालों ने बहुत चाहा कि सुरैया की शादी हो जाए। जैसे कि मैंने कहा, बॉलीवुड में ऐसे बहुत से लोग थे जो सुरैया से शादी करने के लिए बारात लेकर उनके घर के बाहर लाइन में खड़े थे, जिनमें बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रहमान और मशहूर लिरिसिस्ट नक्शाद, नादिरा के पहले पति, का नाम मुख्य रूप से आता है। मगर सुरैया ही किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। सुरैया ने यह कसद कर लिया था, उन्होंने कसम खा ली थी कि अगर उनकी शादी देवानंद से नहीं हो पाई है तो फिर किसी से नहीं हो पाएगी। अगर वो देवानंद से शादी नहीं कर सकी हैं तो वो जिंदगी भर किसी से शादी नहीं करेंगी, कुंवारी ही रहेंगी। सुरैया के परिवार वालों ने सुरैया को प्यार से समझाया, डराया, धमकाया, मनाया, मगर सुरैया नहीं मानी। 3-4 बरस इसी तरह से गुजर गए। जैसा कि मैंने कहा, सुरैया ने अब फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। पूरे बॉलीवुड को भी अब लगने लगा था कि बॉलीवुड का इतना बड़ा नाम आखिरकार डूब गया, बॉलीवुड की इतनी बड़ी सिंगिंग सुपरस्टार आखिरकार बॉलीवुड से छिन गई। मगर तभी
अचानक साल 1954 में पूरे बॉलीवुड को एक बार फिर से उम्मीद जगी कि सुरैया ने वापसी की। चूंकि सुरैया ने साल 1954 में मिर्ज़ा गालिब नाम की फिल्म में फिर से काम किया एज एन एक्टर और एज अ सिंगर। मिर्ज़ा गालिब फिल्म में उन्होंने मिर्ज़ा गालिब की प्रेमिका चौधरी का किरदार निभाया। क्या अदाकारी की, क्या गायकी थी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जब नई दिल्ली में मिर्ज़ा गालिब फिल्म का प्रीमियर हुआ था और पंडित नेहरू ने फिल्म देखी थी। पंडित नेहरू सुरैया के एकदम फैन हो गए थे। पंडित नेहरू ने सबके सामने सुरैया से कहा था कि तुमने तो मिर्ज़ा गालिब की रूह को जिंदा कर दिया। एक बार पूरे बॉलीवुड को ये उम्मीद जग गई कि लगता है सुरैया के 3-4 बरस पुराने घाव भर चुके हैं, 3-4 बरस में सुरैया अपने उन घावों से उबर चुकी हैं। मगर ऐसा नहीं था। सुरैया अब बदल चुकी थी। ये सुरैया वो सुरैया नहीं थी जो सुरैया वो सुरैया थी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये सुरैया वो सुरैया नहीं बनना चाहती थी जो सुरैया वो सुरैया थी। मिर्ज़ा गालिब के बाद सुरैया ने कुछ एक फिल्मों जैसे वारिस, बिल्वा मंगल, कंचन जैसी फिल्मों में थोड़ा मोड़ा काम किया और फिर बॉलीवुड से आधिकारिक तौर पर संन्यास ले लिया, बॉलीवुड से ऑफिशियली रिटायरमेंट ले लिया। साल 1963 में सुरैया के अब्बू आसिफ जमाल शेख का निधन हो गया, उनकी मौत हो गई। अब सुरैया के घर कृष्णा महल में केवल सुरैया और सुरैया की अम्मी ही बची थी। अगर कहानी को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपके दिमाग में इस वक्त एक सवाल बिजली की तरह कौंध गया होगा कि सुरैया और सुरैया की अम्मी ही बची थी, उनके काम बिगाड़ू मामा और नानी कहाँ गईं? दरअसल साल 1953-54 में ही सुरैया के मामा और सुरैया की नानी पाकिस्तान चले गए थे, वहाँ अपने एक रिलेटिव के साथ रहने, अपने एक रिश्तेदार के साथ रहने के लिए। अब वो हिंदुस्तान में नहीं रहते थे, वो पाकिस्तान में रहते थे। सुरैया के घर कृष्णा महल में केवल अब सुरैया और सुरैया की अम्मी ही बची थी। इसके बाद सुरैया केवल अपनी अम्मी के साथ ही अकेले रहने लगीं, बॉलीवुड की लाइमलाइट और चमक दमक से एकदम दूर। साल 1987 में सुरैया की अम्मी मुमताज़ बेगम का भी निधन हो गया, वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं और सुरैया के घर कृष्णा महल में, जिसमें सुरैया 1930 के दशक से रह रही थीं, केवल अकेले बची। अपनी ज़िंदगी के आखिरी 15-16 साल सुरैया ने बड़े ही अकेलेपन में गुजारे, बड़े ही अकेलेपन में बिताए, बॉलीवुड की चमक दमक लाइमलाइट से एकदम दूर। बॉलीवुड में सुरैया के जो कुछ पुराने दोस्त थे, जैसे लता मंगेशकर, मशहूर एक्ट्रेस तबस्सुम, वो कभी कभार सुरैया से मिलने के लिए उनके घर जाती रहती थी। खास तौर से मशहूर एक्ट्रेस तबस्सुम बताती हैं कि कई दफ़े जब वो सुरैया से मिलने के लिए उनके घर पहुंचती तो सुरैया के घर के मेन दरवाजे पर उन्हें कई कई दिन पुराने दूध के पैकेट, कई कई दिन पुराने अखबार पड़े हुए मिलते। इसका मतलब था कि सुरैया ने कई कई दिन से अपने घर का दरवाज़ा तक नहीं खोला है। कई बार तो तबस्सुम दरवाजे पर खटखटाती रह जाती, सुरैया को बुलाती रह जाती, मगर सुरैया दरवाज़ा ही नहीं खोलती थी। तबस्सुम बताती हैं सुरैया से उनकी आखिरी बात, उनकी आखिरी कन्वर्सेशन जो फ़ोन पर हुई थी। तबस्सुम ने सुरैया को फ़ोन लगाया था, सुरैया ने फ़ोन उठाया था, तबस्सुम ने पूछा था, आपा कैसी हैं? सुरैया ने जवाब दिया था, सब पूछते हैं कैसी गुजरती है, कैसे गुजारती हो ये कोई नहीं पूछता। सुरैया के इस अकेले शेर में उनके उस अकेलेपन का वो दर्द फट के बाहर आ रहा है। आखिरकार 31 जनवरी 2004 को सुरैया ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली और देवानंद की यादों को दिल में सजोए हुए इस दुनिया से रुखसत हो गई, इस दुनिया से विदा हो गई। दोस्तों, सुरैया की कहानी से, सुरैया की इस ज़िंदगी की पूरी कहानी से हमें एक सबक मिलता है, क्योंकि हर ज़िंदगी अपने आप में एक सबक देती है, एक सीख देती है। सुरैया की ज़िंदगी की इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपनी ज़िंदगी की लगाम अपने ही हाथ में रखनी चाहिए। सुरैया ने अपनी ज़िंदगी की लगाम अपनी नानी बादशाह बेगम के हाथ में दे दी थी, तो देखिए उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए किस तरीके से सुरैया को अपने मनचाहे रास्तों पर भी दौड़ाया, सुरैया की ज़िंदगी अपने मनचाहे रास्तों पर दौड़ा दी, सुरैया की ज़िंदगी को नर्क बना दिया।
अगर सुरैया ने उस वक्त अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों में रखा होता, अपनी ज़िंदगी की लगाम अपने हाथों में पकड़ी हुई होती, बोल्ड स्टेप लिया होता, देवानंद के साथ शादी कर ली होती, तब शायद सुरैया की ज़िंदगी आगे कुछ और होती।